नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली का शराब घोटाला, इसमें आपने पहले से देखा कि सीबीआई और ईडी ने जिस तरह से डिप्टी सीएम मनोज सिसोदिया से बातचीत की, पूछताछ की। अब इस घोटाले के तार तेलंगाना तक जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं, उस मुख्यमंत्री केसीआर की जो बेटी है, वो एमएलसी है कविता, उससे भी अब सीबीआई ने इस घोटाले के मामले में पूछताछ की है। असल में आपको बता दें कि सीबीआई और ईडी मिलकर के इस आबकारी नीति के घोटाले की जांच कर रही थी। सीबीआई ने जब जांच शुरू की तो यह पाया कि दिल्ली सरकार में बैठे हुए कुछ जो अधिकारी हैं, उन्होंने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली इस नीति में परिवर्तन करने के लिए। जो नीति बनानी थी वो कुछ और बनाई और बना वो दी गई जिससे सरकार को करोड़ों रुपए का घाटा और जो शराब की दुकान खोलने वाले थे उनको करोड़ों रुपए का फायदा। इस तरह की नीतियों में बदलाव करके जहां एक तरफ सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए की चपत ये लगी, इसके अलावा शराब के व्यापारियों को करोड़ों रुपए का लाभ पहुंचाया गया। और जब इस मामले की जांच हुई तो पता यह चला कि इसका तार जो है तेलंगाना से भी जुड़ा हुआ है। असल में आपको बताएं, सीबीआई ने और ईडी ने यह जांच की थी तो यह पाया कि जो एक मनीष सिसोदिया जी का निकट का व्यक्ति है जिसने इस सारी डील में एक अहम भूमिका निभाई, जिसका नाम है अमित अरोड़ा। उस अमित अरोड़ा ने जिन जिन लोगों से फोन किए, बातचीत की, उन फोन कॉल की डिटेल को खंगाला गया और यह पता लगाने की कोशिश की गई कि यह अमित अरोड़ा ने उन्हीं दौरान में जब ये शराब की नीतियों में परिवर्तन और घोटाला हो रहा था, किन किन लोगों से किन किन मुद्दों पर बात की। इसी में एक चौंकाने वाला खुलासा होता है और यह पता लगा कि 10 बार इस अमित अरोड़ा ने, जी हां 10 बार, ये तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी कविता से बातचीत की। अब क्या बातचीत हुई, इसकी डिटेल सीबीआई जानना चाहती थी और इसीलिए कविता को नोटिस दिया गया कि वो यहां जो है आकर अपनी बातचीत रखे। सीबीआई आपसे पूछताछ करना चाहती है। लेकिन देखिए राजनीति कैसे खेली जाती है। तेलंगाना में जगह जगह पोस्टर लगाए गए और उस पोस्टरों में ऐसा दिखाने की कोशिश की गई जैसे कि ये बहुत कोई महान काम करके सामने आए। हालांकि अभी प्राथमिक पूछताछ है, ये एजेंसियों ने अभी नहीं कहा है कि इसमें ये दोषी है कि नहीं। लेकिन प्रथम दृष्टया जो सरकारी गवाह बन गए हैं इस केस में, उन्होंने बता दिया है कि भाई इस डील में कौन कौन नेता थे, कौन कौन सरकारी अधिकारी थे और इनको किस किस को कितना पैसा दिया। बस उसी के क्रॉस क्वेश्चन जानने के लिए ईडी और सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। यहां आपको यह भी बता दें कि ईडी ने पिछले दिनों जो चार्जशीट दाखिल की उसमें बाकायदा कोर्ट को यह जानकारी दी गई कि ये जितने भी लोग इसमें आबकारी नीति से, घोटाले से जुड़े हुए हैं, चाहे वो मनीष सिसोदिया हैं, चाहे उनके मंत्रालय के लोग हैं, फिर चाहे सरकारी अधिकारी हैं और ये जो व्यापारी हैं, इन सब ने इस घोटाले के सबूत मिटाने के लिए 140 फोन को बदला। 140 फोन ये बदले गए जिसमें लगभग 1.25 करोड़ रुपया खर्च हुआ। अब आप समझ सकते हैं कि घोटाले को सबूत मिटाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए गए। फिर भी सीबीआई और ईडी के अपने तार हैं और उन्होंने वो व्हाट्सएप चैट भी मुहैया उनको हो गई है और उससे हवाले से जब ये खुलासा हुआ कि ये जो सारे घोटाले के तार थे, किस तरह से बंदर बांट हो रही थी और किस तरह से पैसे बटे। इसमें आपको बता दें, अभी तक जो लोग जेल के अंदर बंद हैं उसमें से कुछ लोग तो सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार ही हो गए हैं। विजय नायर पहले ही गिरफ्तार हैं और ये सब जो है ये अरविंद केजरीवाल के भी निकट के सहयोगी रहे हैं। तो अगली जांच का दायरा अब अरविंद केजरीवाल जी की तरफ भी बढ़ेगा, क्योंकि यह भी माना जा रहा है कि जो विजय नायर उनके कैंप कार्यालय में बैठकर काम करता था, जिसको एक मंत्री का बंगला रहने के लिए दे दिया गया, आखिरकार केजरीवाल जी ने उसके ऊपर इतनी कृपा क्यों की। हाँ, वो जो है तार जुड़े हुए थे। इसलिए आपको बताएं, तेलंगाना के सीएम की बेटी, जिनकी बात इस सारे घोटाले घपले में जो मास्टरमाइंड था उससे फोन कॉल पे बात होती है और 10 बार बात हुई है, उसी दौरान बातचीत हुई है जब ये सारे घोटाले के तार ये गढ़े जा रहे थे और इस घोटाले का जो नींव रखी जा रही थी उस समय की बातचीत है। लेकिन आप देखें, तेलंगाना में पोस्टर लगाए गए, एक योद्धा की बेटी कभी डरती नहीं, हम कविता के साथ हैं।
अब इस तरह की बातें आप देखिए, जितने घोटालेबाज हमारे देश में हैं, वो किसी भी पार्टी से हों, वो इस तरह का विक्टिम कार्ड खेलते हैं। जब उनके खिलाफ कोई एजेंसी काम करती है तो वो कहते हैं बदले की भावना से काम हो रहा है। वो धैर्य ये नहीं रखते, या कोई जनता ये नहीं पूछती कि भाई आपको पूछताछ के लिए बुलाया है। पूछताछ के लिए कोई भी पुलिस थाना हो, सीबीआई हो, ईडी हो, एनआईए हो, किसी को भी बुला सकती है जिस पे शक हो। कोई इनमें से ये तो नहीं कह रहा है कि आप दोषी ही हैं। हाँ, पूछताछ किए जाएंगी, आपके क्वेश्चनों का उत्तर अगर सही नहीं हुआ और जो उनके पास जानकारी है उस जानकारी से वो टैली नहीं किया, तब वो पूछताछ कड़ी करते हैं और उसी के आधार पर जब आरोप पत्र तैयार होता है तो उस पर फैसला तो कोर्ट करता है। तो आप जो है ये कैसे कह सकते हैं कि साहब आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है, आपके खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। हमने देखा कि आम आदमी पार्टी के नेता इसको लेकर जिस तरह की बातें करते रहे, साहब मनीष सिसोदिया जी के तो खिलाफ कोई है ही नहीं कुछ भी, तब सीबीआई को आगे आकर कहना पड़ा कि देखिए अभी हमने एक चार्जशीट दाखिल की है, अभी एक एफआईआर के बेस पर या एक केस में समय समय पर कई चार्जशीट भी दाखिल हो सकती हैं, क्योंकि एक बाउंडेशन है कि जो आदमी आपने गिरफ्तार किया है उसके बारे में आपको 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी होती है, वरना कोर्ट उसको जमानत दे देगा। तो हमने जो लोग पकड़े, जिन लोगों के बारे में सबूत हमारे पास हैं, उनके बारे में चार्जशीट दाखिल कर दी, लेकिन अभी और कुछ भी पकड़े जाने बाकी हैं। और यहां आपको बताऊं कि ये तेलंगाना तक जो तार जुड़े हैं, इसका खुलासा व्हाट्सएप चैट से हुआ। सीबीआई को जो व्हाट्सएप चैट मिली है उसमें एक ग्रुप का पता लगा, और ये ग्रुप बनाया गया था, आपको बता दूं, साउथ ग्रुप। आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा ये साउथ ग्रुप बनाया गया था, और आम आदमी से जुड़े हुए जो लोग हैं, जैसे ये अमित अरोड़ा, इसने एक ग्रुप बनाया हुआ था। अब ये मनीष सिसोदिया जी का खासम खास है, साउथ ग्रुप में बाकायदा कुछ चैट में बातचीत हुई कि दिल्ली में आबकारी नीति बनाई जा रही है, और ये नीति हम इस तरह से बना रहे हैं, इसमें आपको इतना लाभ होगा, वो पूरी डिटेल दी गई। यह डिटेल सरकारी दस्तावेज था जो कि कतई लीक नहीं होना था, लेकिन उसको सोशल मीडिया पर डाला गया, उसका मेल में भी भेजा गया, और उसमें डिटेल बताते हुए यह बताया कि आपको इतना लाभ होगा यदि आप दिल्ली में इस नीति में आप दुकान खोलते हैं या होलसेल के आप इन्वेस्टर बनते हैं, इसमें होलसेल के व्यापारी बनते हैं, यानी शराब की सप्लाई करते हैं। और इसी में आपको बताएं, साउथ ग्रुप में जो लोग जुड़े हुए थे वो इसी आबकारी नीति से, यानी आबकारी के धंधे से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी कंपनियां हैं। और इसी साउथ ग्रुप में कहीं ना कहीं जो वहां के मुख्यमंत्री हैं केसीआर, उनकी बेटी भी इसी ग्रुप का एक हिस्सा है। इनको भी इसमें शामिल किया गया, इनको भी यहां ये जानकारी दी गई। तो सवाल यह है कि क्या उन्होंने भी कुछ रिश्वत किसी को दी या किसी से ली, बस ये सवाल जानना है। अब वो एक सीएम की बेटी हैं, तो भाई उनको किस लिए लोगों ने कांटेक्ट किया कि भाई हमें भी इस आबकारी नीति में फ़ायदा कुछ पहुंच जाए, हमको भी यहाँ जो है कुछ लाइसेंस मिल जाए। वो लाइसेंस मिलना है तो जो पहले से शराब के व्यापार में जुड़े हुए लोग हैं, उनका एक स्टिंग सामने आया, जिस स्टिंग में ये वो बता रहे हैं कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के नेताओं को हमको किसी व्यक्ति के जरिए, किसी ने कहा 150 करोड़ देने हैं, किसी ने कहा 200 करोड़ देने हैं, और उनको इस रिश्वत के बदले में उनको ये छूट दी गई कि वो जहां चाहें प्राइम लोकेशन पर दिल्ली में अपने शराब के ठेके खोल सकते हैं। यहां तक कि इस नीति के चलते मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट तक के अंदर शराब की दुकानें खोल दी गई। अब लाभ तो होना है, तो लाभ होना है, उस लाभ के कमीशन को भी बढ़ा दिया गया, 2% से बढ़ाकर 12%। ये व्यापारियों के कमीशन को बढ़ाया गया, और इसी की एवज में वो पैसे लिए गए, रिश्वत ली गई, जिसमें अधिकारियों का भी नाम है, व्यापारियों का भी नाम है और नेताओं का भी नाम है। अब जब तेलंगाना से तार जुड़ते दिखाई दे रहे हैं तो यह भी समझ में आ रहा है कि ये आम आदमी पार्टी के नेता जो पूरे देश में घूमकर अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी की पहचान दिलाने में लगे हुए थे, गुजरात चुनाव के रिजल्ट के बाद जगह जगह पोस्टर लगे हैं कि हमको राष्ट्रीय पार्टी की पहचान मिल गई है। मिल तो गई है, लेकिन क्या पूरे राष्ट्र में, यानी पूरे देश में, पूरे भारत में वो इस तरह का ही व्यापार करेंगे, इसी तरह शराब को बढ़ावा देंगे, इसी तरह नशे की खेप को बढ़ावा देंगे? एक बड़ा सवाल है।
बहरहाल मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। जहां एक तरफ मनीष सिसोदिया, उनकी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, वहीं अब उनकी पार्टी से जुड़े हुए जो सहयोगी संगठन है वहां तक भी घोटालों के तार जुड़ते दिखाई दे रहे हैं, जिसमें अब सीबीआई और ईडी एक्शन मोड में है। अब देखना होगा कि ईडी और सीबीआई कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ये कविता है केसीआर की बेटी, ये भी जेल की सलाखों के पीछे दिखाई दें। वंदे मातरम।